बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दिस इज योर लास्ट सेशन और इसमें जो है हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री और फिर अफगान जो मैंने आपको पोमेग्रानेट के बारे में, जो अनार के बारे में मैंने सप्लाई चेन को बताया था, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम में जो है आपका पर्टिकुलर फोकस कहाँ पर होता है। ठीक है, मेडिसिन पे, क्योंकि आप हेल्थ केयर का मतलब ये है कि जो सप्लाई चेन ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फार्मेसी, उसमें आपका ध्यान वही प्रोडक्ट्स पे होता है, मेडिकल प्रोडक्ट्स और क्लिनिक्स पे होता है। ठीक है, तो उसमें कौन से इश्यूज हैं, कौन सी चीजें हैं, इस पेपर में उस बंदे ने डिस्कस की है, ये ईरानियन है और उसने ये सारा के सारा चीज इसमें डिस्कस की है। इसमें दो चीजें हैं, हेल्थ केयर सिस्टम इन्वेंट्री और सॉरी तीन चीजें हैं, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये की वर्ड्स है। मतलब इस पेपर में ज्यादातर काम इस चीज पे हुआ है। अब इंट्रोडक्शन में देख लें तो आपका पर्टिकुलरली प्रोडक्ट डिमांड क्या है और उसमें क्या चीज वेरी करता है, उसमें गैप क्या है। ठीक है, और उसमें चैलेंजेस क्या है। तो सप्लाई चेन जब आप डिजाइन करते हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, एक होता है डेवलप कंट्री और एक होता है डेवलपिंग, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री में, इसी तरह ईरान भी डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलप नहीं है। तो उसमें जितना भी अनरेस्ट होता है, जितना भी आपके कॉस्ट कटिंग इश्यूज, ले ऑफ आ जाता है हेल्थ केयर डिलीवरी फैसिलिटीज में, तो इसी वजह से होते हैं। उसमें ये बताया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपके कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा। अब इसमें कुछ इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिस्टम का भी बताया गया है कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें कुछ लिटरेचर भी दिया है। लिटरेचर क्या मतलब है कि लोगों के अल्फाज, के लोगों ने क्या कहा है, कि 1990 में इसने ये कहा था, 1995 में इस बंदे ने ये कहा था। तो ये क्या है कि उसमें से क्या सही है, क्या आपको सही लग रहा है, उसमें ये बताया गया इंट्रोडक्शन में। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर आप देख लें तो ज्यादातर काम आप मेडिकेशन का ही करते हैं, पेशेंट के लिए करते हैं ना। तो उसमें कौन सी चीज का एसेंशियल होना जरूरी है, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि आपका जो भी चीज मतलब एक चीज आपने बनाना है, तो उसके लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका ये होगा ना कि आपके लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, उसके लिए क्या चीज चाहिए। ठीक है, और उसके लिए फिर मेडिकेशन क्या है, ये आपका प्राइमरी आ जाता है। मतलब पेशेंट के हवाले से जब आप करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, आप चेकअप कर लिया, उसके लिए क्या जरूरी है। तो फिर आप उसमें क्या करते हैं कि आप उसके लिए उसी लिहाज से वो चीज फार्मासिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं, उसके लिए वो प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आप इस मॉडल को देख लें तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं। तो प्राइमरी मैन्युफैक्चर, अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके प्रोडक्ट्स में प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग चीजें कौन सी हैं। जी, मैं डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर हसन मोहम्मद साहब से भी, कि मुझे हमें बताएं कि आप लोग के मेडिकल प्रोडक्ट्स में प्राइमरी मैन्युफैक्चर आइटम्स कौन से हैं। जी। रॉ मटेरियल सोर्स होता है सर, जो जो एक्टिव प्रोडक्ट होता है ना, जो एक दवाई के अंदर जो एक्टिव फार्मूला होता है, जिसने एक्चुअली जाके उस बीमारी को ठीक करना होता है या जी, उसमें हेल्प करनी होती है, तो वो जो है प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग चीजें होती हैं, जिसको लेके फिर मजीद सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाया जाता है। सेकेंडरी में उसका क्या होता है, फिर वो आपका पैकेज बन जाता है उस प्रोडक्ट का, क्या बन। नहीं, सेकेंडरी में फिर जाके देखें, प्राइमरी में लेट से आपने ओमेप्राजोल ग्रेनुल्स लिए, सेकेंडरी में आपने उसको कैप्सूल फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में बनाया, ठीक है। फिर सेकेंडरी में ही उसी को पैकेज करके मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी क्वेश्चन करूंगा, जब हम दवाई लेते हैं तो कुछ दवाइयाँ जो है हम बाहर से, इसके लिए ये अच्छा नहीं है कि आप लोग अपना एक अच्छा एक फार्मेसी बना लें, एक की बजाय दो बना लें, तीन बना लें। लेकिन आप, हम कोशिश, हमारी कोशिश है कि हम बाहर से क्यों लेते हैं। अगर आपको अस्पताल में ये चीजें अवेलेबल हो जाती हैं तो हम बाहर क्यों लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये डिसीजन दिया है, किसी अपने अस्पताल को दिया है जी। सर ऐसा होता है कि बाहर से तब ली जाती है जब अस्पताल के अंदर मौजूद ना हो। हमारे हॉस्पिटल के अंदर अपनी एक ऐसी फार्मेसी मौजूद है, जो कि चीज़ें अगर सरकारी फार्मेसी से ना मिल रही हो, तो वो अस्पताल के अंदर ही अपने पैसों से खरीद सकता है, और वो क्वालिटी मेडिसिन होती है और डिस्काउंटेड रेट्स पे उनको मिल जाती हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। अभी मैं आपको ये बताता हूँ यही फार्मेसी जो है तो HMC के अंदर भी मौजूद है, यही फार्मेसी KTH के अंदर भी मौजूद है, यही फार्मेसी LRH के अंदर भी मौजूद है। कोई और हमारा डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहते हैं जी। जी, कोई और बताना चाहते हैं किसके बारे में। जी, डॉक्टर विकार साहब, आप भी ज्यादा इस चीज के साथ एसोसिएट हैं, तो आप भी बता सकते हैं। डॉक्टर सलमान साहब।
ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, रेट वगैरह मिलने होते हैं उसकी फाइनेंस का जो मसला होता है उसकी वजह से भी हमारे पास जो है कुछ आइटम अवेलेबल होते हैं टेक्निकल रीजन की वजह से हमारे चीज अवेलेबल नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए अब हमने ओपीडी फार्मेसी स्टार्ट की है और उधर कोशिश कर रहे हैं कि पैसों पे डिस्काउंट रेट से लेकर पेशेंट्स को। अच्छा, ये पुश और पुल प्रोडक्शन के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जब आपका डिमांड हो और एक चीज को आप ऑर्डर करें तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? जब कोई डिमांड ना हो तो फिर आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक चीज की डिमांड ज्यादा है, अब शुगर पेशेंट है तो मैंने इंसुलिन आपको बताया था कि इंसुलिन की अहमियत ज्यादा है, तो अगर उसकी जरूरत नहीं है तो आपको उस कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? इस तरह के कुछ आपके प्रोडक्ट्स होंगे फार्मेसी में कि उसको आप कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? उसमें कुछ आपके मास प्रोडक्शन में होते हैं, कुछ पुश प्रोडक्शन में होंगे, कुछ पुल प्रोडक्शन में होंगे, तो वो कौन कौन से हैं? इन्वेंट्री लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, हम्म, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा तेज बोले ताकि लोग भी सुने। कस्टमर को कहना पड़ता है कि तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, ताकि जो है वो उसकी सेल बढ़े। अच्छा, ये जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है आप लोगों के इस अस्पताल में है कि नहीं? नहीं होगा, नहीं जी, ठीक है, अच्छा, ट्रिपल एम वाले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपना एक लॉजिस्टिक सेल बना लें या डिपार्टमेंट बना लें और उसमें ये सारी चीजों का जो है जिक्र करें कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसके लिए कितना आप उसको फ्रीज रख सकते हैं, कि कोई प्रोडक्ट है उसको पैकेजिंग इस तरह, कभी कभी हम कहते हैं ना दूध से इसको, मैं बॉक्सेस तो पढ़ता हूँ ना कि दूध से थोड़ा सा साइड पे रख के इस तरह कितने सेंटीग्रेड पे इसको रखना है, तो उसके लिए कोई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्या आप वहां पर कुछ चीजों, अब कुछ इस तरह के इक्विपमेंट? हमारा सर जी, हमारा वेयर हाउसिंग अपना डिपार्टमेंट है। दो तरह की वेयर हाउसिंग है हमारी, एक फार्मेसी की अपनी वेयर हाउसिंग है और एक जो है तो मटेरियल मैनेजमेंट की अलग से वेयर हाउसिंग है। तो डिवाइसेस को अलग से स्टोर किया जाता है, उनकी लॉजिस्टिक्स को वो लोग मेंटेन कर रहे हैं और फार्मेसी की लॉजिस्टिक को स्टोरेज को जो है फार्मेसी वेयर हाउस मेंटेन कर रहा है। अच्छा, उसका रिकॉर्ड होता है कि यार फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उस वक्त पर मुझे उसका कोड या इस तरह की कोडिंग की गई है उसको थोड़ा सा मेंटेन रखा है कि नहीं? सिस्टम में रिकॉर्ड होता है ना। अच्छा, हमारी तमाम इन्वेंट्री जो है ऑनलाइन है, मतलब जितनी भी इन्वेंट्री है वो सब की सब ऑनलाइन होती है, तो उसका जितना भी रिकॉर्ड होता है वो सिस्टम पे जस्ट वन क्लिक अवेलेबल होता है। अच्छा, इनफ्लो आउटफ्लो आपको पता चल जाता है कि इनफ्लो इतना है और आउटफ्लो इतना है, तो ये अच्छा है कि आपके पास इसका रिकॉर्ड है। लेकिन अच्छा, अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, इसका अलग डिपार्टमेंट। हाँ, अब इसको इसको गवर्नमेंट के अंदर ये बताना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक की अपनी एक डिपार्टमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मसला आ जाते हैं तो लॉजिस्टिक वाले आपको बता सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन आप वहां से कॉल करें। अब अगर किसी को आपने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी एक गैर जिम्मेदारी हुई ना, आप तो है फार्मासिस्ट लेकिन आपको ये चीज दी गई तो फिर आप उसको मेंटेन नहीं रख सकते, आप अपना काम करेंगे या उसका काम करेंगे। तो लॉजिस्टिक के लिए अपना एक डिपार्टमेंट होगा, तो उसके लिए वो लॉजिस्टिशियन जो नहीं है, लॉजिस्टिक मैनेजर, उसके साथ जो असिस्टेंट होंगे वही उसके वो होंगे, और वो भी आप फार्मेसी से उठा के, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लॉजिस्टिक थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसके एक एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो हमारा वेयरहाउस का स्टाफ है उनके पास सप्लाई चेन एंड प्रोक्योरमेंट का अपना डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट, वो उस चीज में एक्सपर्ट हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं कि हेल्थ केयर सप्लाई चेन में क्या होता है। ठीक है, अब इसमें, अब मुझे आप लोग बता सकते हैं कि मेडिकल डिवाइस और इस तरह फार्मा और बायोटेक, आप इसको देख सकते हैं कि आप जब आप केयर के लिए डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ केयर, तो उसमें ये चीज़ों का ज़रूरी है ना, इतना मैंने देख लिया कि इन तीनों का ज़रूरत है, इन तीन चार चीज़ों का, कि आप मेडिकल डिवाइस, फार्मा और बायोटेक की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीन चीज़ें जो है ना बहुत अहमियत रखता है। अब हेल्थ केयर फाइनेंस के, हेल्थ केयर फाइनेंस का क्या मतलब?
वेरी गुड। अब किस चीज पे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना खर्च करना है, ये हेल्थ केयर फाइनेंस का काम है। और उसके लिए बजटिंग करना, हेल्थ केयर बजटिंग की, यार हमने हेल्थ पे कितना वो करना है, तो ये हेल्थ सप्लाई चेन है। तो आपको इसका अंदाजा होना चाहिए कि आप किस तरह कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस चीज पे ज्यादा करेंगे। अब डिलीवरी ऑफ केयर, ये किसका काम है? जब आपका सारा की चीज हो जाए तो आप पेशेंट को जब दे देते हो वो सारी चीजें, तो आप डिलीवरी ऑफ केयर की बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये माइक ऑफ करता हूँ, ये कॉल आ रही है शायद, चलो बाद में उसको। ठीक है। अच्छा, तो ये है कि आप जब उसको डिलीवरी ऑफ केयर की बात करते हैं सप्लाई चेन में, डिलीवरी ऑफ केयर क्या है? कि यार किसी का, पेशेंट का, आपने वो सही तरीके से उसको एंटरटेन किया, तो वो डिलीवरी ऑफ केयर में आता है। अब हेल्थ केयर डिलीवरी क्या है उसकी? उसको सही तरीके से वो मेडिसिन देना, वो सर्विस देना। अब चूंकि ये तो डॉक्टर या नर्स देता है, अब ये इक्विपमेंट्स फराहम करना, ये मेरे ख्याल में इसी लॉजिस्टिक वालों का काम। अब लॉजिस्टिक वाले होंगे। अच्छा, सही है। अच्छा, सही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बस यही तो है सप्लाई चेन। लेकिन इसके हवाले से थोड़ा सा इस मॉडल को अपडेट कर जी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अटेंडेंस में लेता हूँ, आप लोग कितने आए हैं इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ। जी, किसी के पास अगर कुछ और है और वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं जी। डॉक्टर हसन साहब। जी सर। हाँ, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें, ताकि सबको तो पता चल जाए कि इसमें और क्या और ऐड हो सकता है जी। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देता हूँ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज है? जब आप एक चीज की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हो, अगर आप लेबोरेटरी, थोड़ा सा आ जाइए फोर्थ नंबर पे हॉस्पिटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसमें अगर आप देख लें तो आप इमरजेंसी पे, या आप आउट पेशेंट जो आपका ओपीडी है ना, ओपीडी और इमरजेंसी इन पेशेंट लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी, इसमें जब देख लेते हो ना, तो उसमें क्वालिटी को अचीव करना किस तरह है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जिसको हम कहते हैं, काइजान अप्रोच है कि किस तरह आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इस तरह होगा कि आपने डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी आपके सपोर्टिंग स्टाफ है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है। अब इस किस तरह कि आप एक पेशेंट के साथ किस तरह पेश आएंगे, उसके साथ एक रीजनेबल कॉस्ट पे भी आएंगे, और उसको कैसे आपने सेटिस्फेक्शन पेशेंट को किस तरह आपने वो देना है। अब गवर्नमेंट अस्पताल में तो आप सेटिस्फेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप वो सर्विसेज जिस तरह दे रहे हैं तो वो किस तरह आप देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये पेपर है, तो वो तो हमेशा इस तरह बातें हैं कि पेशेंट इज लाइक ए कस्टमर फॉर हॉस्पिटल, तो वो किस तरह इसको एंटरटेन करता है, और वो कैसे उसके लिए वो प्राइसिंग इशू बनाता है, और कैसे वो उसको कंपेरेटिव बना सकता है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, ये आपको पता है ये क्या चीज है? क्योंकि मैंने तो सिर्फ जी पढ़ हाँ सर, लिया है। हमारे हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे पर। जी, जी, आपके सब्जेक्ट का रिलेटेड मैंने उठाया, मुझे पता है कि आपके हाँ जी सर। सर, बता दूं मैं सर? जी, जी, बताएं जी। हाँ बता दो। सर, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग दो तरह की होती हैं। जी, दोनों यूनिट डोज डिस्पेंसिंग कंसिडर होती है। एक ये कि मतलब आप रेडी टू यूज वाइल सिंगल डोज जो है ना वो पेशेंट को बेड साइड पे पहुंचा दे, तो ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो अल्टरनेट वे इनका जो है ना 24 आवर्स है कि 24 आवर की जो मेडिकेशन है वो ठीक आप है। पेशेंट को जो है ना सप्लाई करके बेड साइड पे वहाँ पे प्रोवाइड करे, और फिर जो उनकी डोज है वो नर्स प्रिपेयर करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करे। ठीक है, अब इस स्टडी मुझे को ये जितना मैंने पढ़ा है सर, इसमें ये अगर बलूचिस्तान का इसमें जिक्र है, ठीक तो है। इसमें तो ये कहा है कि यूनिट डोज, तो वो तो पाकिस्तान में मतलब शौकत खान आगा खान के अलावा कहीं पे भी जो है ना ये वो नहीं है, ठीक। इम्प्लीमेंट नहीं है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग अच्छा, सिस्टम। ये अभी हमने इलारिश में जो है ना इसको किया हुआ है,
और वेरी गुड। एक तो उसमें जो अलाइड बिल्डिंग है हमारी वहाँ पे 32 वार्ड्स है, तो उसमें हम यूनिट डोज डिस्पेंसिंग हमने स्टार्ट किया, तकरीबन कोई 3 महीने हो गए उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके हवाले से एक और चीज भी है जो वार्ड स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जब आप वार्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इतना मैंने सुना है कि आप वार्ड वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि इसको जो है जी करेक्ट टाइम यूज करते हैं फ्लो स्टॉक। जी इसके लिए करेक्ट टाइम यूज होती है वार्ड फ्लो स्टॉक। वो आइटम्स जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और जो कि इनएक्सपेंसिव हैं, जैसे कि आईवी फ्लूइड वगैरह हो गए, सिरिंजेस हो गए, ठीक है, माइनर बैंडेजेस वगैरह, ये चीजें जो है तो वार्ड लेवल पे उनको बल्क में दे दी जाती हैं फार्मेसी। तो ये बड़ा शोर है, हम कोशिश करेंगे कि मैं और से पूछ लूं। असल में इनायत भी जमा की बेखबल। जी जी जी, कोई और ऐड करना चाहेंगे इसमें, क्योंकि ये इट इज रेलेवेंट टू योर फील्ड, क्योंकि मैंने इस चीज को इसलिए उठा लिया। मैं तो तकरीबन 4-5। अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। इशू करते हैं और हर वार्ड को उसके जितने पेशेंट की रिक्वेस्ट होती है उसके मुताबिक 10 पेशेंट हैं उसके 10 या 20 इंजेक्शन है तो फिर हम वो डेली का 24 आवर्स की डोजेस हम उनको। वेरी गुड। अभी ये 24 आवर सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, 24 आवर्स, ठीक है। असल में सर मैं जो इसमें मैं जी जी आप कुछ सर ऐड। इसमें मैं हाँ सर, इधर इन लोगों ने एलआरएच की बात कर दी, इधर हमारे साथ एचएमसी में भी हम लोगों ने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग की ठीक है। सर। तो उधर हमारे साथ एचएमसी में सर शौकत खानम का सॉफ्टवेयर है। उसमें इस तरह होता है कि वार्ड से हमें एंट्री कर देते हैं जो कंसर्न फिजिशियन होता है, फार्मासिस्ट को सर, और ठीक है। उसकी जो यूनिट जो 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 भी क्वांटिटी होती है उसकी मेडिकेशन होती है, उसको हम मतलब पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इधर अच्छा, इधर सर हम 24 आवर के लिए प्रोवाइड नहीं करते, जस्ट जो पेशेंट की जितनी नीड होती है, मतलब ओडी होती है तो ओनली ओनली ओडी प्रोवाइड करते हैं। फिर अच्छा नेक्स्ट टाइम 24 जब आप लोग नेक्स्ट टाइम वो डिमांड करते। आप लोग जी जी शायद वो सर। नीड बेस्ड असेसमेंट करते हैं कि उस मुताबिक उसके मुताबिक वो चीज फराहम कर दें, मतलब जब जरूरत पड़ जाए जी जी उसके सर, मुताबिक। मतलब जिसको फिजिशियन जितना मतलब जितनी क्वांटिटी मेंशन करे उतना ही प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, इसको जस्ट इन टाइम कहते हैं। आप लोग अगर पता हो जी तो सर। जस्ट इन टाइम उसी टाइम के मुताबिक इसको आप फराहम करते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इन सारों को अगर आपने स्टॉक फराहम करना है, उसको जो है आपने ये सारी चीजें देनी है, और पेशेंट को जिस तरह वो लोग केयर करते हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का होना जरूरी है कि अब सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन रखे, सारे डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएशन हो और वो ये सारी चीजें खुद करे। अगर इक्विपमेंट है, मेडिकल प्रोडक्ट हैं, मेडिसिन है, जो भी है, वो अगर ये सारी चीजें इनका रिकॉर्ड में होगा तो ये अच्छा पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में टाइम के लिहाज से भी अच्छा रहेगा कि आपको विद इन टाइम सब चीजें मिल जाएंगी। जी जी बिल्कुल। बट सर इधर हमारे साथ जो स्टाफ होते हैं, जो जी फार्मासिस्ट होते हैं, उन लोगों ने उन इनके साथ जो मैनेजमेंट साइड डिग्रीज होते हैं, ये लोग ये भी किए होते हैं सर। तो हमारे फार्मासिस्ट ओवरऑल ये सब मैनेज करते हैं। वेरी गुड, यही आप एमबीए कर रहे हैं ना, इसलिए तो आप एमबीए कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है। अच्छा, परचेज एक्टिविटी की तरफ आते हैं, तो इसलिए तो आप एमबीए कर रहे हैं। अच्छा, परचेज एक्टिविटी की तरफ जब आप आते हैं तो परचेज में प्रोक्योरमेंट का सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोक्योरमेंट हमें आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपका जितने भी डे टू डे ऑपरेशन होता है, तो इस हिसाब से आप और फंक्शनैलिटी में डालते हैं कि कितना आपको प्रोडक्ट चाहिए, कितना आप कहाँ से मंगवाते हैं, तो आप ये प्रोक्योरमेंट में करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट असल में ये भी लॉजिस्टिक का ही काम है, और लॉजिस्टिक में ही प्रोक्योरमेंट का, ये आप मैंने जो बुक शेयर किया है उसमें एक अलग चैप्टर है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब ये पेपर चूंकि खुलासा है इन सारी चीज़ों का, तो उसको आप सही तरीके से पढ़ ले, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको आप वहां पर डाल सकते हैं। मतलब आप अपने अस्पताल में जो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है, इस पेपर से आप उठा के उसमें डाल सकते हैं कि यार ये चीज़ का ज़रूरत है कि आप इसको इस्तेमाल। अब ये जो चीज़ था मैं खुद, क्योंकि रात को मैंने पढ़ लिया, मैंने सोचा था कि आप लोगों से पढ़ लो ये यूडीडीएस, ये जो आपका जो है ना यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम,
मैंने ये सोचा था कि आप लोगों से मैं पूछ लूं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा परचेज डिपार्टमेंट में आपके पास, अब राइट क्वांटिटी राइट क्वालिटी आपको पता है कि इसके हिसाब से आपने लेना पड़ेगा, और उसके लिए फिर ये अस्पताल की जरूरत है, क्योंकि अस्पताल के लिए आपने लेना है, और फिर अस्पताल में आप किसके लिए लेंगे, तो पेशेंट, ठीक है ना, तो सारा के सारा फोकस वही इस चीज पे आ जाते हैं, तो कस्टमर आपके लिए, अस्पताल के लिए पेशेंट्स है, ठीक है। तो ये था इसके हवाले से। अब आप देख ले कि वेंडर रेटिंग आपका क्या है, कि जिस तरह आप सप्लाई मैनेजमेंट आपने लिंक किया परचेज फंक्शन के साथ, उसकी कॉस्ट टाइम डिलीवरी और जितने भी सर्विसेज आप इसमें देखेंगे, और उसमें आपने लिंक कैसे बना लिया और इसको एफिशिएंसी दिखानी है, ठीक है। अब आप देख ले कंपनी के साइज, क्वालिटी और डिलीवरी और टाइम, ठीक है, तो ये सर्विस है इसका, साइज, कैपेसिटी, क्वालिटी और डिलीवरी और टाइम। नहीं, अब आप किस तरह रेटिंग करें इस पैरामीटर्स की, मतलब ये जितने भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पैकेजिंग है, ये आपके सारे पैरामीटर्स हैं, इसकी रेटिंग कैसे करें। बिल्कुल 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 इस तरह। अब यहाँ पे देख ले, मैंने ये फाइफो लाइफो का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो इसमें आप मेडिसिन के हवाले से शेल्फ लाइफ की जब बात करते हैं, तो फाइफो और लाइफो की आप बात करते हैं, तो फाइफो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, आप देख सकते हैं मेडिसिन आप, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और मटेरियल्स जो आपका ज्यादातर होता है इसी चीज पे होता है। अब देख लें, आप जो एडमिन होता है अस्पताल में, वो जाता है और लॉजिस्टिक को देखता है, तो शायद ये मेरे हिसाब से ये गलत है। अब एडमिन को नहीं, ज्यादातर अस्पताल में इसी तरह होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग जाते हैं और लॉजिस्टिक को देखते हैं, यूनिट्स जो आ जाते हैं उसको देखते हैं। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। आपके लॉजिस्टिक मैनेजर होना चाहिए कि जितना स्टॉक आ जाता है, अगर वो मेडिकल इक्विपमेंट है या मेडिसिन है, तो वो लॉजिस्टिक मैनेजर उसको देख लेगा, क्योंकि उसके पास वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी होगा, वो उसके साथ जो परचेजिंग वो ऑप्शन, जितना चीज वो क्वालिटी को भी देख सकता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या खराब है। अब सर इसमें सर हमारे इसके लिए हमारे एजेंसी में एक कमेटी है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, यही मैं आपको तो बताने उनसे वाला हूँ, ये एक्टिविटी उसको हाँ मैं सर। बताने वाला हूँ, ये आगे है, आगे मैं जी अभी, जी। आप खैर आप बताएं, आप बताएं जी। तो सर इन ये जो जितनी भी परचेस होती है या जितनी भी इस तरह मेडिकेशन की जो लेने होते हैं, तो वो उससे अप्रूव होके फिर परचेस डिपार्टमेंट को अप्रूवल फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद सर वो लेते हैं। ठीक है, ठीक मतलब उसमें फार्मासिस्ट है, होते हैं, एक हमारा प्रोफेसर जो होता है, हम्म, फिजिशियन होता है सर, ये सारी एक कमेटी बनी होती है, तो उससे ये अप्रूव होके फिर परचेज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, उसकी जो डोज होती है, सारी चीजें इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जी जी जी। बिल्कुल। अब नहीं, अब वहां पर आपने लॉजिस्टिक मैनेजर को बैठा दिया, अब उस हर बंदे की जो कंसर्न प्रोफेशन है, अब बायोटेक का है तो बायोटेक का भी वहां पर मौजूद होना जरूरी है, अब वो फार्मासिस्ट है तो वहां पर जरूरी है कि वहां पर बैठे। अब लॉजिस्टिक मैनेजर उसको देख लेगा, उसके साथ वो डील करेगा कि यार ये चीजें आ गई हैं, तो उसको पता है कि इसकी पैकेजिंग किस तरह होनी चाहिए। अब बायोटेक वालों को पता होगा कि यार इसकी पैकेजिंग किस तरह होनी चाहिए। अब ये जो यूनिट्स आएंगे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे डिपार्टमेंट, उसको सही तरीके से आना। अब इस तरह के, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक डिपार्टमेंट होना, अब रेडियोलॉजी का है, वहां पर बंदा होना चाहिए, उसको कॉल आएगा, उसको मैसेज आएगा, उसको एक रिपोर्ट आएगा कंप्यूटर के जरिए जनरेटर की, आ रही ये चीजें चाहिए, वो अप्रूव करके इन चीजों को देख लेगा, उस हिसाब से होगा, तो ये अच्छा रहेगा। अब ये जो आप इक्विपमेंट आते हैं तो वो खराब हो जाते हैं कभी कभी, वो मैंने बता दिया ना कि वो वहां पर रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर एडमिन वाले लोग बैठते हैं और उसको पता नहीं है कि कब इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वहां पर वो कंसर्न बंदे होंगे और वहां पर लॉजिस्टिक और इसकी अहमियत उसकी होगी, वो इस सप्लाई चेन को समझे, तो वो सही तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है यूनिट में भी, और इस तरह जो है स्टॉक ऑप्शन जो है डिपार्टमेंट में वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और वो वहां पर एफिशिएंसी भी दिखाए कि कितने टाइम पे उसने वो किया, और वो चीजें जो है सही तरीके से। कभी कभी आपको पता है कि शॉर्टेज हो जाती है डिपार्टमेंट में, वो किस वजह से, कि गलत जगहों पे वो उन लोगों ने स्टोर किया होता है, गलत जगहों पे उसको पता नहीं होता कि यार यहाँ पे स्टोर पड़ा है। अब
पैकेजिंग इस तरह करेंगे या वहाँ पर लॉजिस्टिक में वेयर हाउसिंग इस तरह करेंगे, तो आपको पता होगा कि वो लॉजिस्टिक सेल जाओ, वहाँ से आप पता करो, वहाँ से आप पता कर लो कि क्या चीज़, अब फार्मेसी को भी वो प्रोडक्ट देगा, डिपार्टमेंट को भी, सबको देगा। तो ये एक अच्छा सेल बनेगा कि सबको वो चीज़ें दें। तो मेरे हिसाब से तो ये इस तरह होना चाहिए, क्योंकि मैं जो अभी तो तक सर जी, इधर परचेज डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, वो सारी चीजें परचेज करके, लेकिन जिस तरह सर आप कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक होनी चाहिए, जी। मतलब फिर वो इधर हमारे जो मेन स्टोर है उधर फॉरवर्ड करते हैं, मतलब मैनेजर, हमारे मैनेजर, फार्मेसी ये मैनेजर को, मैनेजर नहीं होना तो चाहिए, फिर सारी चीजें। लॉजिस्टिक वाला होना चाहिए। हाँ हाँ, तो लॉजिस्टिक वाला बेसिक जो है ना सर, वो इधर नहीं होते, एक अलग डिपार्टमेंट जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल, ये ज़रूरी इसलिए है कि आपका उसका कोऑपरेशन होगा अस्पताल के साथ, और वो बाहर से भी आपके लिए ढूँढेगा कि कौन-सा चीज़ अच्छा है, आपको एफिशिएंट चीज़ें आपको देगा। अब ये जो आपके लोग वहाँ पर हाँ बैठते हैं, बिल्कुल। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो और आपको सर वहाँ उसके पर साथ प्रॉपर डेटा भी होगा, और ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल, रिकॉर्ड भी प्रॉपर होगी, मतलब फार्मासिस्ट भी इससे फैसिलिटेट होगा, और जिस तरह ये परचेज डिपार्टमेंट वाले वो भी फैसिलिटेट होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब और यही तो मैं डेटा कह भी रहा हूँ। मतलब एक दूसरे के साथ फिर शेयर कर सकते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि बायोटेक प्रोडक्ट कौन से हैं, ये डायग्नोस्टिक और सर्जिकल थेरेपेटिक ये जितने भी चीज़ें हैं, अब मैं तो इतना नहीं समझता, लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा है, अगर इसके लिए अच्छा सा सेल होगा, तो ये आपके लिए जो है ना टाइम डिलीवरी और इन्वेंटरी रिटर्न और जितना भी है, ये आपके लिए अच्छा होगा, और आप इसको एफिशिएंट तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। जी, ठीक है। अच्छा, अब ये पेपर तो हमने डिस्कस किया, अब अफ़गान स्टूडेंट्स की बारी है। जी, अफ़गान स्टूडेंट्स कोई है यहाँ पे? अफ़गान स्टूडेंट्स? हमीदुल्लाह साफ़ी। जी, यही है। हमीदुल्लाह साफ़ी। यस सर। आप अफ़गान हैं ना? जी सर। ठीक है, आप थोड़ा-सा वेट करें, हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये अफ़गान जो है ना, ये फ्रूट्स के बारे में, पोमीग्रेनेट के बारे में भी एक रिसर्च है। दगा अनार बारे की तासु सर डिस्कशन बागै कोमा तासु लग काइंडली ठीक टाइम दगा कई चगे माने डिस्कशन ठीक है। ठीक है सर। زه هغه لږ شیر کوم همدلته او تاسو هغه وګورئ چې کې ما څه ډسکشن تاسو ته ما وخت دی. ये अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लें. अच्छा, मैं शेयर करने वाला हूँ ये वाला. अच्छा, थोड़ा सा ये देखते हैं कि इस पे तकरीबन 1 साल तो खैर गुजर गया है. ये रिसर्च एक बंदे ने किया है, बड़ा अच्छा रिसर्च किया है इंडिया में, किसी यूनिवर्सिटी में उसने ये सप्लाई चेन के बारे में रिसर्च किया है. मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसको पढ़ लिया था 3-4 दिन पहले और मुझे बड़ा अच्छा लगा था. तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. इसमें सिर्फ एक आइटम को उठा लिया है और वो आइटम है पोमीग्रेनेट, मतलब अनार को उठा लिया है. अब उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कितना आपको क्रॉप चाहिए, कितना आपने लैंड और भी चाहिए, उसके लिए क्या कल्टीवेशन है, कौन-सी चीज़ों का ज़रूरत है, इसमें सारा के सारा डिस्कशन. हम आते हैं इसमें अपने लिए, और ये कंधार में जो प्रोडक्शन होती है, मुझे जितना अंदाज़ा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है अनार वो कंधार में होती है. और ये मैं अमीदुल्लाह से भी पूछूँगा कि ये बात सच है या गलत है, क्योंकि ये रिसर्च के हवाले से और मैंने जितना रिसर्च किया है उसके हवाले से कंधार बड़ा मशहूर है। जी। हाँ, सर ये अमीदुल्लाह। सच है। हमारा हमारे दो जगहों पे जो अच्छी अनार मिलती है, वो एक कंधार ही है और दूसरा तगाव है, जो तफ्तूके कापिसा खबरे कॉलेज है, तफ्तूके प्रोविंस। खैर, तफ्तूके. ठीक है सर। कापिसा की बल ज़मंग ख अनार چې دي कापिसा की دي او बल कندار की دي دا बिल्कुल यानी ज़मंग هغه मैक्सिमम एक्सपोर्ट چې کیږي هغه د قندهار نه دي سر. बिल्कुल, دا تاسو کتای شئ، ما تاسو ته دا هایلایټ کړي نو په دا ریسرچ کې چې دی ډېر هایلایټ یا شوي دي، تاسو کتای شئ. یا ټیک ده. ښه دی کې بیا نور څه ځایونه یا هم دي چې هغې ورکړي دي که نه، تقریبا 24 ځایونه دي، یعنې تاسو دا کولی شئ. خو راځو مونږه دا ګوره میپینګ په ترو باندې مې هغه ډسکس کړی دی، ټیک ده. خو راځو مونږ سپلای چین د دې ګورو چې دې سپلای چین څنګه کېږي، ټیک ده. ठीक है.
راځو سپلای چین ګورو چې تاسو دا په کار دا و ما تاسو نه غوښتي و چې تاسو ډسکس کړئ مال سپلای چین تاسو ته ما ویلي چونکه تاسو راکه چې ټایم نه دی وسته ما ځکه په خپل دا سر داسې مسله وه چې د ما د باره کې خو ما ریسرچ پیپر باندې ونه کړه ما دلته پوښتنه وکړه چې ما دا څه رقم دغه دی دا دغه څه رقم کوي لیکن انفورچونیټلی هغه لیګل کوم دغه چې وو هغه اوس شته نه یعنی ما ته چا داسې معلومات پیدا نه کړه چې زه هغه د پرزنټیبل فارمز ته راوړم نو ځکه بیا ما دغه وکړو یعنی خوا کې خلکو کوم پوښتنه وکړه هغه بزنس دغه نه لیکن لکه شان ډسټرب شوی دی هغه بزنسونه په خواني او هغه منسټری هم ان شاء الله ټیکي الله دې تاسو ملک کې راولي او ټیک بشي صحیح ده موږ دا غواړو موږ صرف تاسو د کاروباري د غون ګورو چې یاره دې کیسه سکی یو زده پومیګرانټ پکې ما ډیر سرچ کړو دا پکې ډیر راغله مخته کنه تاسو کتلې شي د اکټرز مطلب څه شي چې تاسو را سپلایر ایکسټنشن سرویسز او تاسو فارمر ورکر دا تاسو یو قسم ته اکټر دا تاسو سوق دي دا اومغه سپلایرز ریلیشن والا خلک ستا سپلایرز ریلیشن والا مطلب ستا چې کوم سپلای چین مینجمنت کې استعمالي خلک هغه خلک او تا د پاره چې لاجستیک کار کم کوي نو به څوک کوي دغه ترانسپورت والا ټیک دا سپلای چین مینجمنت کو ټوټل زموږ یو غټ سيناريو ده اې کې لاجستیک زموږ چرته یو ټاپک دی سب ټاپک دی ټیک ده اې کې موږ دا خبرې وکړو چې د انپوټ تاسو اکټیویټیز چې چرته دا کندهار کې دا جوړیږي نو هغه تاسو ګورئ سپلای اف seedings, fertilizer, pesticides, capacity building or financial services. Start की financial services ضرورت हुई نو دا تاسو راخله production د لپاره تاسو لینډ پکار preparation پکار چې په کوم وخت کې انار کیږي او بیا weeding پکار دی planting irrigation او spray پکې harvesting پکې storing پکې دا بیا production level باندې کله چې هغه تیار شي نو sorting کولی چې هغه غټ انار کم ځای کېده واړه انار کم ځای کېده ګوره موږ زیاتره چې کله وړو کې غټ انار په یو کړی صحیح ده کنه او دې کې ځنې انار وی هغه د ایکسپورت قابل چې فارن ته لاړ شي نو هغه خراب شي ترمنځ ما سملګرو سره رابطه کړې و چې را ځنې داسې وخت وی چې لکه خلک نه پوهیږي نو دا انار چې دی دا ته خراب هم شي همداسې ده کنه البته خراب همدغه ده سر او خراب شي بالکل سر هغه د لپاره ویر هاوس داسې سیستم نشته هغه د لپاره داسې لکه دا د کې چیلنجز دي کنه اې د لپاره هغه شانتي پیکیجینګ نشته چې دا موږ صحیح طریقې سره کیږو او بیا د دې هغه ګریډینګ وشي بایینګ اند سیلینګ په ټریډ باندې شي کنه نو بیا دا خبره چې دا اصله خبره دلته ټیک ده هغه ته چې یو خبره کړو زما ذهن کې پته ده چې آلته غړ بزنسمنان راشي او دا مال واخلي هغه باندې مالک سرچ او دا په دې پیپر کې دی چې بایینګ اند سیلینګ وشي په ټریډ باندې او هغه چې دا ترانسپورت کی لوډ کی ټرانسپورټیشن او دا ترانسپورت ډایرکټ نه دی پکار دا یو ویر هاوسینګ پکار دی چې آلته دې باقاعده یو غوشي چیرې دا کم مال کم زیات لګلو پکار هغه ډایرکټ مال دغه کی بسته کی پښتو کې ورته بسته وایي کنه او ویلېږي او بیا هغه دغه مارکیټینګ هغه نه بعد هغه چې موږ سره دا نه دي د نه دي نه بعد مارکیټینګ حالانکه د دې نه مخکې مارکیټینګ پکار خبره پوه شو زما بالکل مخکې جی وای حالانکه د دې نه مخکې د دې بیا سورټینګ او بیا دی بایینګ سیلینګ کې پروسیسینګ کې هغه چیز نه بعد او بیا کنزمپشن چې دی هغه طرف ته راشي یعنی کنزیومر ته راشي بیا پاکستان ته راځي که ایران ته ځي او که ارزه ته ځي کنه ولکه دې ترمنځ دا خبره کوم چې دې مارکیټینګ یو صحیح طریقې سره پکار لکه مارکیټینګ هم صحیح طریقې سره پکار دی ویر هاوسینګ هم صحیح طریقې سره پکار دی ځکه د دې انارو ویلیو تاسو ته ډیره کم ملایي دا کنه ما دومره واورید زما یو سټوډنټ دی هغه ماته چې سر 7 کیلو شاپر ني تقریبا 100 افغانۍ کې ملاويږي 150 دا خبره ټیک تک غلطه ده دغه څه ده سر دغه څه ده 7 केजी शापर जो है ये जो है तकरीबन 100 अफगानी यानी 200 रुपए जो है हम यहाँ पे किलो जो है 200 रुपए का लेते हैं 150 का तो ये थोड़ा ज्यादा फर्क है ना तो वहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा सस्ता है फिर ज्यादा अरजान है तदीदा पकार सही तरीके से मार्केटिंग की तदी प्राइस तासु लग ज्यादा कई मतलब तासु सरकार तब फायदा और कई तासु लग फायदा रखी तो तदी चीजें सही तरीके से ब्रांडिंग मुशी मार्केटिंग मुशी चेहरा दा په دنیا کې ښه انار دی یا داسې دی کنه ګوره دا پکار دی چې تاسو په یو ښه ماډل جوړ کړئ او دا پیش کړئ زه خو دا غواړم چې دا تاسو پیش کړئ زه په یوټیوب چینل باندې ملګری باندې پوسټ کړم تاسو دا انارو ډاکومنټري جوړ کړئ سر مسله ده چې دا چې دلته غربت ډیر دی غریبي ډیره ده نو څوک اخلي نه په همدې خیر په کومو ځایونو کې چې ولایتونو کې چې انار کیږي الته ارزانه دي همدغه 100 افغانۍ
یو نیم سل افغانۍ باندې دي لیکن په کابل کې ګران دي کوم مارکیټونو کې چې مثلا مارکیټ لري په کابل کې 9 کیجی تقریبا 400 500 افغانۍ پورې پیدا کیږي 9 کیجیز خانار نو کوم مارکیټونو کې او بیا مرزانه دي سر خو مسله دا ده سر چې هغه بیچاره دغه چې د کم څوک چې کوي هغه نشي کولای چې پراپرلی مارکیټینګ وکړي هغه خلکو مسله ده یو نفر اوس که زه یم زه د دې نه دونه ډیر انار نشم اخیستلی چې زه هغه کابل پورې راورسوم او بیا یې خرڅ کړم بل د لپاره د دې غټري مسله چې دغه د اقتصاد د اوس په افغانستان کې اقتصاد ضعیف دی خلک نشي کولای میوه واخلي هغه فقط هم دومره کوي چې هغه وچه ډوډۍ ځان ته ورسي شکر غني نو دا خو هغه زینو کې کیږي چې کله اکانومي صحیح شي نو بیا کولای شي چې سړی د لپاره هم مارکیټ جوړ کړي اوس زه د نمخ انځرو ډاکټر صاحب سرجی د دې کې دغه د سیو د انځرو کې موږ زیاتره انځر په موږ باندې خراب شو د انځرو به یو خواله ده چې وچیږي هم خو دغه علت چې پاکستان لارې بند شوې موږ نشو کولای چې پاکستان ته انتقال کوو موږ زیاتره انځر پاکستان ته تله او چاینا ته تله او ای لارې بند شوې چاینا ته نشو رسولای دغه موږ 600 ټنز دغه شویو انځر شویو 600 ټنز نو دا ډیر زیات دی بیا دلته کابل کې خلکو راوړو په گاډو کې مغازینه شپې ورته دلته کولې چې فقط دومره شي چې مونږ ته هغه کم مصرف چې په مونږ کړی دی اماغه راته پوره کړي دلته هغه بهترین انځر په کابل کې من په 400 افغانۍ 300 افغانۍ باندې ورکول ها یو بل سیزم دی ما تاسو ډیسکس کولو خو چونکه موږ سره ته ټایم ډیر کم دی دغه انټرنیشنل مارکیټ کې ما دغه کتل او تاسو دا همدغه د پومیګرانټ باره کې او سپلای چین دا به لیدلې مې ما تاسو سره شیر کړی دی ولږ کوشش وکړئ چې لږ ټایم وباسئ او دا تاسو لږ ریډ هم کوئ صحیح ده دا تاسو کتلی چې زه تاسو سره یو نظر شیر کوم خو خیر دې باندې تاسو لږ کار وکړئ که نه ویلیو چین چې کوم یو دی که نه دې کې بیا د سپلای چین خبره هم شوې ده که نه دا ګوره کرنٹ ویلیو چین چې دی کوم دی د افغانستان که نه وګوره انټرنیشنل سیګمنټ راځي تاسو باره کې ډسکشن کوي خو زه دا غواړم چې تاسو په خپل یو ماډل تیار کړئ او ماډل پیش کړئ چې یاره خلکو ته پته ولګي چې یاره کم ځای ته د دې پروډکټس دي او څنګه پکار تاسو وګوره د دې ګلوبل سپلای چین کې چې تاسو ته د دې فائدہ وشي بل دا چې تاسو هم فائدہ کته خپل دې کې انټر کیږي نو زه به دا غواړم چې ته یو ښه پیپر تیار کړې زه به یوټیوب ته ورکم او ته لکه مثال پای باندې ډسکشن وکړو یو ښه سیشن تیار کړو او خلکو ته پیش کو او ته یو ډاکومنټري جوړه کړه هغه شیر کړه ٹھیک ده سر ٹھیک ده کنه زه هم چې فائدہ وشي ګورنمنت ته فائدہ وشي تاسو صحیح ده بالکل ښه خبره ده ډیره مننه د ډسکشن کولو ډیره مننه او تاسو نو جی नहीं वो वहाँ पर वो है नहीं जितना मैंने रीड किया है और लोगों से पूछे वहाँ पर नहीं वो दिया है लेकिन है नहीं वहाँ ये आइडियल बता वहाँ पर है नहीं ये जो मैंने इससे पूछ लिया ना इससे मैंने पहले पूछा था वो रिसर्च में तो लोग अपने भी अल्फाज देते हैं लेकिन वो उस तरह का है नहीं वहाँ ठीक है ना चले जी बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्लास और मैंने पेपर के हवाले से बता दिया पेपर हवाले सरमाउली खा हमीदुल्ला साफी दा खबर मलगरो सर लग गया डिस्कस का जो पेपर बदा सीवी चिस्ता सुबह एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सर चले दा यो सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन भाई यो भैया बता नहीं ठीक था जब बता सर यो टेम्पलेट शेयर कर दिया करना जिसंगा टेम्पलेट पकार